औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है स्पेशल इलेक्ट्रोडायनामिक्स का। इसमें हमने 4 चैप्टर शुरू किया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैटर। तो आज इसमें हमने स्टडी करना टॉपिक फ़िज़िकल इंटरप्रिटेशन ऑफ बाउंड चार्जेस, कि हम फिज़िकली अभी हमने बाउंड चार्ज डेंसिटी जो है वो प्रीवियसली कैलकुलेट की थी। तो यहाँ पर हमने देखना है कि फ़िज़िकली जो बाउंड चार्जेस हैं इनका क्या मतलब होता है। तो जो बेसिक आइडिया है वो ये है कि सपोज़ करें कि हमारे पास अगर एक स्ट्रिंग है डाइपोल्स की, ठीक है, और इस स्ट्रिंग को मैं शो करता हूँ, एक फिगर यहाँ पर ड्रा करता हूँ उसके अंदर। तो द बेसिक आइडिया इज़ वेरी सिंपल। तो जो बेसिक आइडिया है वो बहुत सिंपल है। सपोज करें कि वी हैव लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ डाइपोल्स। हमारे पास एक लॉन्ग स्ट्रिंग है डाइपोल्स की, एज शोन इन फिगर 1A, जिसको कि फिगर 1A के अंदर शो किया गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वो सारे डाइपोल्स हैं, ठीक है, जिनका ये एरो वाला जो है यहाँ पर ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और ये बराबर है हमारे पास नेगेटिव से पॉजिटिव तक। इसको कह रहे हैं ये फिगर 1A है, ठीक है जी। तो ये एक लॉन्ग स्ट्रिंग है डाइपोल्स की, ये एक स्ट्रिंग है जो डाइपोल्स की बनी है। तो अलोंग द लाइन द हेड ऑफ वन कैंसल द टेल ऑफ इट्स नेबर, ठीक है, अलोंग द लाइन। अब ये जो लाइन है, अलोंग द लाइन द हेड ऑफ वन, एक का जो हेड है वो कैंसल करता है, कैंसल्स दी टेल, टेल यानी कि सर और दुम, उसकी कैंसल कर देता है उसकी द टेल ऑफ इट्स नेबर। अपने नेबर की टेल को कैंसल कर देता है इस लाइन के अलोंग। लेकिन जो एंड्स हैं, देयर आर 2 चार्जेस लेफ्ट ओवर, बट एट द एंड द 2 चार्जेस लेफ्ट ओवर। लेकिन जो एंड्स हैं उनके ऊपर सिर्फ 2 चार्जेस जो हैं वो बाकी रहते हैं, ठीक है, यानी कि ये जो एंड, ये इस एंड्स के ऊपर ये सिर्फ 2 चार्जेस जो हैं ये बाकी रह जाएंगे। एक जो है वो राइट एंड और एक प्लस जो है वो राइट एंड पे होगा और माइनस जो है वो लेफ्ट एंड पे होगा। द प्लस is at the right end and the minus at the left end, ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं नेगेटिव लेफ्ट पे और पॉजिटिव राइट एंड के ऊपर हमारे पास बाकी रह जाएंगे। तो अगर हम एक इलेक्ट्रॉन जो है
उसको पीडेड ऑफ करें, यानी कि खींचे खींचे एक एंड से। इफ वी हैड पीडेड ऑफ, पीडेड का मतलब होता है खींचना, उतारना। पीडेड ऑफ इलेक्ट्रॉन एट वन एंड, एक एंड से इलेक्ट्रॉन जो है उसको खींचें, एंड कैरिड इट ऑल वे डाउन टू द अदर एंड, एंड कैरिड इट ऑल वे डाउन टू द अदर एंड, यानी कि एक एंड से दूसरे एंड की तरफ इसको उतार कर ले जाएं। तो अब इस सूरत में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है वो तो ये सारा ट्रिप नहीं करेगा, दो इस सिंगल सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहां पर तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, दो सिंगल इलेक्ट्रॉन in fact not do the whole trip। तो एक ये सिंगल इलेक्ट्रॉन तो इस जगह से इस जगह तक नहीं जाएगा, एक एंड से दूसरे एंड तक, सिर्फ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है वो नहीं होगा इस पूरे ट्रिप के अंदर। ए लॉट ऑफ टाइनी डिस्प्लेसमेंट्स, तो बहुत सारे जो टाइनी डिस्प्लेसमेंट्स हैं, ए लॉट ऑफ टाइनी डिस्प्लेसमेंट्स, बहुत सारी टाइनी जो छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट है, एड अप टू वन लार्ज वन, एड अप टू वन लार्ज वन, तो वो सारे एड अप होकर एक बड़े वाला बना देंगे। ठीक है जी। तो एक्चुअली सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है वो तो पूरा होल ट्रिप नहीं करेगा, ठीक है, वो छोटे छोटे जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऐड अप होकर एक बड़ा डिस्प्लेसमेंट जो है वो बना देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि फिर जो नेट चार्ज है एट द एंड्स वो एक बाउंड चार्ज है। द नेट चार्ज एट द एंड्स, अब जो नेट चार्ज है एंड्स के ऊपर, ए बाउंड चार्ज, वो एक बाउंड चार्ज है। ठीक है, और ये जो बाउंड चार्ज है इट कैन नॉट बी रिमूव्ड, और आप इसको आप रिमूव नहीं कर सकते। जैसे आपने पहले एक इलेक्ट्रॉन को उतारा और उतार के आप दूसरे एंड तक ले गए, अब इस बाउंड चार्ज को यू कैन नॉट रिमूव, इस बाउंड चार्ज को आप रिमूव नहीं कर सकते। तो जो डाइलेक्ट्रिक होता है, इन डाइलेक्ट्रिक के अंदर एवरी इलेक्ट्रॉन, हर इलेक्ट्रॉन जो है इज अटैच टू ए स्पेसिफिक एटम, हर इलेक्ट्रॉन एक मखसूस एटम के साथ अटैच होता है, आर मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूल के साथ। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, लेकिन इसके अलावा
बाउंड चार्जेज है वो डिफरेंट नहीं होते किसी और काइंड से। बाउंड चार्जेस आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर काइंड। तो बाउंड चार्जेस किसी दूसरी काइंड से मुख्तलिफ नहीं होते। बाउंड चार्जेस भी एक्चुअली चार्जेस होते हैं, लेकिन ये चार्जेस एटम या मालिक्यूल्स के साथ अटैच होते हैं, स्ट्रांगली अटैच्ड होते हैं ये पॉजिटिव या नेगेटिव ही हैं, लेकिन इनकी अटैचमेंट जो यानी कि ये दूसरे जो आम पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस हैं उनसे कोई अलहदा चार्ज नहीं होते। ये भी वही चार्ज होते हैं, लेकिन ये स्ट्रांगली अटैच्ड होते हैं स्पेसिफिक एटम या मालिक्यूल के साथ। तो अगर आप एक्चुअल अमाउंट ऑफ जो है बाउंड चार्ज उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं, टू कैलकुलेट द एक्चुअल अमाउंट ऑफ बाउंड चार्ज, अब अगर आप जो एक्चुअल अमाउंट है बाउंड चार्ज की उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं रिजल्टिंग फ्रॉम ए गिवन पोलराइजेशन, रिजल्टिंग फ्रॉम ए गिवन पोलराइजेशन, जो कि पोलराइजेशन की सूरत में पैदा हुए हैं, तो इसके लिए आप एग्जामिन करें एक ट्यूब को, एग्जामिन ए ट्यूब, एक ट्यूब जो है उसको एग्जामिन करें ऑफ डाइलेक्ट्रिक पैरेलल टू पी, ऑफ डाइलेक्ट्रिक पैरेलल टू पी, पी मींस पोलराइजेशन। तो अगर आप बाउंड चार्जेस को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो बाउंड चार्जेस को कैलकुलेट करने के लिए जो पोलराइजेशन है, जो गिवन पोलराइजेशन है, उसके लिए एग्जामिन करें एक ट्यूब को जो कि डाइलेक्ट्रिक ही है और पैरेलल है पोलराइजेशन के। तो जो डाइपोल मोमेंट है ऑफ टाइनी चंक, ठीक है, यानी कि एक चंक, एक पार्ट, एक सॉलिड पार्ट अगर आप उतार लें उस डाइलेक्ट्रिक ट्यूब में से, ठीक है, तो मैं पहले यहाँ पर जो है वो ट्यूब बनाता हूँ, जो दो फिगर्स बनाता हूँ यहाँ पर, फिर आगे इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो आप देखें कि ये हमारे पास ट्यूब है, ठीक है जी, और इधर से ये वाला पोर्शन जो है, ये चंक, ये वाला पोर्शन हमने उतार लिया, और ये पोर्शन जब उतारा है तो ये इतना पोर्शन हमने इसका उतार के कट करके नीचे ले आए। ये बराबर है -q और +q के, ये डाइपोल बन रहा है और इसका ये एरिया A है। इसको कह दें फिगर 1b। अब एक और फिगर बनाऊंगा यहाँ पर, ये फिगर ये है फिगर 1c। यहाँ पर अब जो पोलराइजेशन है P, उससे ये नॉर्मल वेक्टर है N, जो कि यहाँ से कोई थीटा एंगल बना रहा है, और यहाँ पे ये A एंड है। ये आपके पास फिगर 1c होगी, ये A एंड है,
ठीक है। तो अब जो ये डाइपोल मोमेंट है, द डाइपोल मोमेंट ऑफ टाइनी चंक, ये टाइनी चंक जो यहां से आपने उतारा है एज शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर 1b, ये जो 1b में दिखाया गया, उतारा गया है, इज P इंटू ए डी। ये P इंटू ए डी के बराबर है, जहाँ पर A जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया, वेयर A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द ट्यूब। यहाँ पर A जो है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया इस ट्यूब का, ठीक है जी। ये यहाँ पर ये जो टाइनी चंक यहाँ से आपने उतारा है, ठीक है, इस जगह पे ये, बल्कि यहाँ पर भी ये बना रहा है, ये टाइनी चंक आपने उतारा है जिसके ये d डिस्टेंस है, और d जो है वो लेंथ है, यानी कि इस चंक की ये लेंथ, एंड d इज द लेंथ ऑफ द चंक। यहाँ पर बेशक वेक्टर ना डालें, यहाँ हम इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख रहे हैं। तो इन टर्म्स ऑफ चार्ज q एट द एंड, तो इन टर्म्स ऑफ चार्ज q, तो जो चार्ज q है एट द एंड, चार्ज q की टर्म में एंड के ऊपर दिस डाइपोल मोमेंट कैन बी रिटन एज, तो इस डाइपोल मोमेंट का आप देख सकते हैं P इज इक्वल टू क्यू डी। अभी हम वेक्टर नहीं मैग्नीट्यूड में, P इज इक्वल टू क्यू डी। तो अब जो चार्ज पाइल अप होगा, द बाउंड इकट्ठा होना, पाइल अप का मतलब होता है इकट्ठा होना, द बाउंड चार्ज दैट पाइल्स, यानी कि इकट्ठा होगा अप एट द राइट एंड, अप एट द राइट एंड ऑफ द ट्यूब, जो ट्यूब के राइट एंड के ऊपर इकट्ठा होगा, इज देयरफॉर, तो उसकी वैल्यू जो है इज Q इज इक्वल टू पी ए, तो इसकी वैल्यू जो वो क्यू पी ए के बराबर होगी। तो अब जो अगर वो जो एंड्स हैं उनको स्लाइस किया जाए, यानी कि काटा जाए परपेंडिकुलरली, ठीक है, परपेंडिकुलरली उनको कट कर दिया जाए, तो if the ends have been sliced off perpendicularly, अगर उनको हम स्लाइस ऑफ कर दें परपेंडिकुलरली द सरफेस चार्ज डेंसिटीज, तो फिर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है
तो सरफेस डॉट डेंसिटी जो है दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा बी क्यू ओवर ए इज इक्वल टू पी के बराबर हो जाएगी। अब अगर हम ओब्लीक कट लें, जैसे ये फिगर 1C के अंदर शो किया हुआ ये ओब्लीक कट, तो फॉर एन ओब्लीक कट, अब ओब्लीक कट इस तरह किसी एंगल के ऊपर इसको काटें एज शोन इन फिगर 1C, जैसा कि 1C में ये देखें ये ओब्लीक कट जो है इसको दिया है, जैसा कि फिगर 1C के अंदर हमने शो किया द चार्ज स्टिल सेम, द चार्ज इज स्टिल द सेम। तो चार्ज जो है वो स्टिल सेम है, बट लेकिन अब ए जो है वो ए एंड काज ऑफ थीटा के बराबर है, क्योंकि इस ए एंड का जो यहाँ से एंगल बनेगा जो इसके पैरेलल होगा वो ए एंड ए काज ऑफ थीटा, यानी कि इसका मतलब ये है कि काज ऑफ थीटा जो है वो आपके पास ए ओवर ए एंड के बराबर होगा। यानी कि अगर आप इसको शो करें तो अगर ये आपके पास ए एंड है तो ये थीटा है, तो इसका ये वाला जो है वो ए एंड साइन ऑफ थीटा होगा और ये वाला कंपोनेंट ए एंड कॉज ऑफ थीटा होगा। तो जो इसके साथ पैरेलल है वो कौन सा है, वो ए एंड कॉज ऑफ थीटा वाला कंपोनेंट। ठीक है जी, ये वाला कंपोनेंट जो है वो इसके साथ पैरेलल है, ए एंड कॉज ऑफ थीटा वाला। तो लिहाजा जो सिग्मा बी है बाउंड चार्ज डेंसिटी क्यू ओवर ए एंड इज इक्वल टू, अब यहाँ पर जो P के बराबर है ये, और ए एंड की वैल्यू जो है ये Q ओवर ए एंड के बराबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं Q ओवर ए एंड की अगर वैल्यू निकालें तो ए ओवर cos ऑफ थीटा, दैट विल बी इक्वल टू ए ओवर cos ऑफ थीटा जो है उसके बराबर ये वैल्यू आ जाएगी। और हमें पता है कि सिग्मा बी जो है, ठीक है, सिग्मा बी जो है ये P के बराबर है, तो फिर P आपके पास बराबर हो जाएगा Q ओवर ए कॉज ऑफ थीटा। तो P कॉज ऑफ थीटा Q ओवर ए सिग्मा बी के बराबर है, यानी कि चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, सिग्मा बी P कॉस थीटा Q ओवर ए, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो इसको
बल्कि इसको एक मिनट आप राइट डाउन करें, ये इसको छोड़ दें। सिग्मा बी जो है ये पी के बराबर है और दैट इज इक्वल टू क्यू ओवर ए। इसका मतलब है कि सिग्मा बी पी क्यू की जगह पर ए एंड काज ऑफ थीटा। ठीक है, काज ऑफ थीटा को इस तरफ ले जाएं तो सिग्मा बी पी काज ऑफ थीटा क्यू ओवर ए एंड। तो इसका मतलब है कि सिग्मा बी बराबर है पी काज ऑफ थीटा के, और सिग्मा बी को हम लिख सकते हैं, वो पिछला स्टेप जो है वो रहने दें, ये सही स्टेप जो है वो हमने अब किए। तो सिग्मा बी जो है दैट विल बी इक्वल टू पी काज थीटा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ पी डॉट एन, क्योंकि ये बन जाएगा आपके पास पी एन काज ऑफ थीटा, और एन यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो आपको पता है कि 1 के बराबर है। तो सिग्मा बी फिर यहाँ से पी डॉट एन के बराबर निकल आएगी। अब जो फैक्ट ऑफ पोलराइजेशन है, द इफेक्ट पोलराइजेशन is to paint the bound charge। तो पोलराइजेशन का जो इफेक्ट है वो क्या है कि वो पेंट करता है बाउंड चार्ज को ओवर द सरफेस सिग्मा बी पी डॉट एन ओवर दी सरफेस ऑफ द मटेरियल। यानी कि मटेरियल की एक सरफेस के ऊपर एक बाउंड चार्ज जो है वो आ जाता है पोलराइजेशन की वजह से। तो अगर अब पोलराइजेशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म हो, इफ द पोलराइजेशन इज नॉन यूनिफॉर्म, पिछले केस में तो हमने पढ़ा कि पोलराइजेशन जो है वो यूनिफॉर्म होती है। तो अगर पोलराइजेशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है, वो यूनिफॉर्म नहीं है, वी गेट द कॉमुलेशन ऑफ बाउंड चार्जेस। इस सूरत में वी गेट द कॉमुलेशन ऑफ बाउंड चार्जेस। तो इस सूरत में अगर नॉन यूनिफॉर्म हो तो कॉमुलेशन का मतलब होता है इकट्ठा होना। तो बाउंड चार्जेस जो हैं वो इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं विद इन द मटीरियल के अंदर। और इसके अलावा सरफेस के ऊपर भी, एज वेल एज ऑन द सरफेस, और सरफेस के ऊपर भी इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। अब इसको हमने शो किया है एक फिगर 1C के अंदर, इट इज सॉरी 1D के अंदर, इट इज शोन इन फिगर 1D। ये चीज़ जो है इसको 1D के अंदर हमने शो किया है। आप देखें कि ये अगर मटेरियल है, ये नेगेटिव 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 नेगेटिव, तो यहाँ से प्लस, इधर से प्लस, ये प्लस प्लस, ये प्लस,
प्लस 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 माइनस प्लस। तो ये कुछ इस तरह की फिगर बनेगी। अब यहाँ पर इस फिगर के अंदर जो फिगर 1D है वो क्या शो कर रही है? तो फिगर 1D ये शो कर रही है दैट अ डाइवर्जिंग पी, दैट अ डाइवर्जिंग, अब ये देखें ये पी डाइवर्ज हो रहा है, दैट अ डाइवर्जिंग पी, यानी कि जो पोलराइजेशन है रिजल्ट्स इन ए पाइल अप ऑफ नेगेटिव चार्ज, results in a pile up of नेगेटिव चार्ज। तो इसकी वजह से एक नेगेटिव चार्ज जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तो अब जो नेट बाउंड चार्ज है, द नेट बाउंड चार्ज, अब हमारे पास जो टोटल बाउंड चार्ज जो नेगेटिव पॉजिटिव की वजह से है वो रो बी डी ऑफ टाउ है इन ए गिवन वॉल्यूम, किसी गिवन वॉल्यूम के अंदर इज इक्वल, और ये इक्वल है एंड ऑपोजिट to the amount that has been pushed out, to the amount that has been pushed out। ठीक है, यानी कि ये उस अमाउंट के बराबर है और अपोजिट है जिसको पुश्ड आउट किया गया थ्रू द सरफेस, यानी कि सरफेस में से बाहर निकाला गया, सरफेस डाइवर्जेंस की वजह से। तो अब जो हमारे पास है द पी डॉट एन पर यूनिट एरिया, अब जो पी डॉट एन है पर यूनिट एरिया, सो वी वॉल्यूम रो बी डी ऑफ टाउ इज इक्वल टू माइनस, यानी कि यह पुश्ड आउट हुआ है अपोजिट डायरेक्शन में, पी डॉट डी ए, ये सरफेस इंटीग्रल आपके पास आ जाएगा। और इस सरफेस इंटीग्रल के ऊपर अगर आप डाइवर्जेंस थ्योरम लगा दें तो ये वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा डेल डॉट बी डी ऑफ टाउ पे, डेल डॉट पी डी ऑफ टाउ के बराबर हो जाएगा। तो अब ये चूंकि ट्रू है किसी भी वॉल्यूम के लिए, सिंस दिस इज ट्रू फॉर एनी वॉल्यूम, अब ये कि चूंकि ट्रू है किसी भी वॉल्यूम के लिए, वी हैव, इस इक्वेशन से देखें कि रो बी हमारे पास आ जाएगा माइनस डेल डॉट पी। ठीक है, तो ये आपके पास सरफेस चार्ज और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है वो निकल आए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये अब होगी आपके पास फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ बाउंड चार्ज। ठीक है, कि पोलराइजेशन की वजह से एक बाउंड चार्ज जो है वो जनरेट हो जाता है जिसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एस्पेक्ट्स होते हैं, और ये बाउंड चार्जेस जितना वॉल्यूम के अंदर होता है उतना ही सरफेस से बाहर भी निकाला जाता है। ठीक है जी, तो अब इसको मज़ीद समझने के लिए हम ग्रिफिथ की एग्जांपल 4.3 जो है उसको देखते हैं।
एग्जाम्पल 4.3 ग्रिफिथ बुक की है और पेज नंबर है ये 178 ग्रिफिथ का। तो अब जो एग्जाम्पल 4.2 थी वहाँ पर एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर जो है उसको कंसिडर किया गया था। तो इसको उस यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर को हम एक और तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। देयर इज एन अदर वे ऑफ एनालाइजिंग the uniformly charged sphere. By the idea of bound charges. और इसको हम करेंगे स्टडी विद द आइडिया ऑफ बाउंड चार्जेस। अब यहाँ पर हमारे पास दो स्फीयर्स हैं। नाउ वी हैव टू स्फीयर्स। ठीक है जी, दो स्फीयर्स हैं, ए पॉजिटिव स्फीयर एंड अ नेगेटिव स्फीयर। एक पॉजिटिव स्फीयर एक नेगेटिव स्फीयर है। तो बगैर पोलराइजेशन के, विदाउट पोलराइजेशन, यानी कि अगर पोलराइजेशन जो है वो नहीं हो रही, पोलराइजेशन के बगैर द टू आर सुपरइम्पोज्ड, तो दोनों सुपरइम्पोज करेंगे। ठीक है जी, दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करेंगे एंड कैंसल कंप्लीटली, और एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे एंड कैंसल कंप्लीटली। उसकी वजह यह है कि एक पर पॉजिटिव चार्ज है और एक पर नेगेटिव चार्ज है। लेकिन जब मटेरियल जो है वो यूनिफॉर्मली पोलराइज्ड होता है, बट व्हेन द मटेरियल is uniformly polarized, लेकिन जब मटेरियल पोलराइज्ड है यानी कि उसमें पोलराइजेशन हुई है, ऑल द प्लस चार्ज, तो जितना प्लस चार्ज है, ऑल द प्लस चार्ज मूव, तो जितना भी प्लस चार्जेस हैं वो मूव करते हैं स्लाइटली अपवर्ड, वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं, जिसको हम कह सकते हैं द जेड डायरेक्शन। ठीक है जी, जेड डायरेक्शन ये अप डायरेक्शन में। एंड ऑल द माइनस चार्ज मूव स्लाइटली डाउनवर्ड, और सारा माइनस चार्ज जो है, एंड ऑल द माइनस चार्ज moves slightly downward, और सारा माइनस चार्ज जो है वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, एज शोन इन फिगर 1, जैसा कि फिगर 1 में शो किया गया। ये देखें आप, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखें कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है।
ठीक है जी। और इधर ये और ये यहाँ पर एक डाईपोल जनरेट हो रहा है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये डी डिस्टेंस के दरमियान, इसको फिगर 1 क्या है, दैट इज फिगर 1। अब दोनों स्फीयर जो है वो परफेक्टली ओवरलैप नहीं कर पाते। द टू spheres does not overlap perfectly तो अब ज़्यादा परफेक्टली वो ओवरलैप नहीं कर पाते। एट द टॉप देयर इज़ ए कैप ऑफ लेफ्ट ओवर पॉजिटिव चार्ज। तो एट द टॉप देयर इज़ ए कैप ऑफ लेफ्ट ओवर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना, ये कैप है, ये टॉप के ऊपर एक जो चार्ज बच गया पोलराइजेशन की वजह से पॉजिटिव चार्ज, एंड एट द बैटम, और बैटम के ऊपर ये नेगेटिव चार्ज की कैप, एंड एट द बॉटम द कैप ऑफ नेगेटिव चार्ज, और बॉटम के ऊपर जो है वो कैप है नेगेटिव चार्ज की। अब ये जो लेफ्ट ओवर चार्ज है, यानी कि ये जितना चार्ज बच गया, ये एक्चुअली सिग्मा बी है। ठीक है जी, ये कौन सा चार्ज है, ये सिग्मा बी चार्ज है, यानी कि सरफेस चार्ज है जो कि बाकी रह गया स्फीयर की सरफेस के ऊपर। दिस लेफ्ट ओवर चार्ज, अब ये चार्ज जो बच गया है इज द बाउंड सरफेस चार्ज सिग्मा बी। तो ये हमारे पास बाउंड सरफेस चार्ज सिग्मा बी है। तो अब जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है इन द रीजन बिटवीन टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर्स, ये पीछे आपने सेकंड चैप्टर के अंदर इसको कैलकुलेट किया हुआ है कि दो स्फीयर्स के दरमियान में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट करें, जो प्रॉब्लम्स किए थे उनके अंदर, तो द फील्ड इन द रीजन, तो अब वो फील्ड है उस रीजन के अंदर ऑफ ओवरलैप बिटवीन टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर्स इज, अब ये फील्ड जो है ई -1/4 एप्सिलॉन नॉट, ये प्रॉब्लम 2.18 जो है उसमें ये आपने कैलकुलेट किया था, क्यू डी ओवर आर क्यूब। ठीक है, रेफरेंस है इसका प्रॉब्लम 2.18 सेकंड चैप्टर का, उसके अंदर ये आपने फील्ड कैलकुलेट की हुई है, ये वाली क्यू डी, क्यू चार्ज आर रेडियस है, जहाँ पर क्यू जो है वो टोटल चार्ज है। where Q is the total charge, जहाँ पर Q जो है वो टोटल चार्ज है ऑफ पॉजिटिव स्फीयर, पॉजिटिव स्फीयर का। D जो है ये वेक्टर है फ्रॉम नेगेटिव सेंटर, D इज द वेक्टर फ्रॉम नेगेटिव सेंटर
जो नेगेटिव सेंटर है स्फीयर का टू द पॉजिटिव सेंटर, नेगेटिव सेंटर से पॉजिटिव सेंटर की तरफ है, और आर जो है वो रेडियस ऑफ द स्फीयर है, एंड आर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक है, ये इस एक्सप्रेशन के अंदर है। अब जो हमारे पास है पोलराइजेशन ऑफ स्फीयर इन टर्म्स ऑफ पोलराइजेशन ऑफ स्फीयर, यानी कि जब स्फीयर पोलराइज होता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो डाइपोल मोमेंट P जो है दैट इज इक्वल टू क्यू डी के बराबर है। ठीक है जी, तो ये P जो है ये क्यू डी के बराबर है, और चूंकि ये स्फीयर है अब आपके पास, P इज इक्वल टू क्यू डी, तो यहाँ पर अब इन टर्म्स ऑफ पोलराइजेशन, अब ये फील्ड जो है इसको इन टर्म्स ऑफ पोलराइजेशन अगर आप राइट डाउन करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स जो हैं वो करने पड़ेंगे, तो वो करके देखते हैं हम। अब देखें जो फील्ड आपके पास आ रही है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये हमारे पास है E इज इक्वल टू -1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू डी ओवर आर क्यूब। तो यहाँ पर डी क्यू जो है दैट इज इक्वल टू पी, तो ई इज इक्वल टू -1/4 एप्सिलॉन नॉट पी ओवर आर क्यूब के बराबर है। और यहाँ पर जो P है, ये P की जो वैल्यू है ये बराबर है 4/3 पाई आर क्यूब P के बराबर है, यानी कि ये P डाइपोल मोमेंट और पोलराइजेशन इस फैक्टर से आपस में रिलेट होते हैं। तो ये मैं आपको इससे जो पिछली 4.2 एग्जांपल है उसमें कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ तक आप यही ध्यान में रखें कि ये इसके बराबर होती है। तो अगर ये
वैल्यू इसके बराबर है, ठीक है, P यानी कि इस P के बराबर है, तो यहाँ से अगर आप P की वैल्यू देखें तो P ओवर 4 पाई और 3P, ठीक है जी, तो दैट इज इक्वल टू R क्यूब P। तो ये जो है ये R क्यूब P के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि E को आप लिख सकते हैं, ये वैल्यू अगर माइनस R क्यूब P डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, ठीक है जी, और साथ इसके ये एक 3 आ जाएगा यहाँ पर। इसका मतलब है कि ये R क्यूब तो इस R क्यूब से कट गया, सॉरी ये 3 जो है ये इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। ये R इसको उल्टा देंगे तो ये इसके नीचे आ जाएगा। तो ये E की वैल्यू जो है ये आपके पास बन जाएगी -1/3 एप्सिलॉन नॉट P, ठीक है। दैट इज़ द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अकॉर्डिंग टू द रिलेशन, जिस रिलेशन को मैंने चेंज किया है कि P जो है दैट इज़ इक्वल टू 4/3 पाई R क्यूब P के बराबर है, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या किया, इसको इस तरफ ले गया, 3P डिवाइडेड बाई 4 पाई R क्यूब P, ठीक है जी। तो ये वैल्यू जो है मैंने जो है इधर सब्स्टिट्यूट कर दी, 3P ओवर 4 पाई, यानी कि अगर यहाँ से मैं वैल्यू निकालूँ इसकी R क्यूब, यानी कि अगर मैं कहूँ कि R इस तरफ आ जाए, 3P ओवर 4 पाई R क्यूब, और ये P के बराबर हो जाए, ठीक है जी। बहरहाल ये इसी तरह जो है ये आपके पास निकल आएगा, E इज इक्वल टू -1/3 एप्सिलॉन नॉट P, ये वैल्यू जो है वो आ जाएगी। और यहाँ पर हमने P को, यानी कि P जो QD के बराबर है वो बराबर है 4/3 पाई R क्यूब के। तो इसके अंदर जो है वो आपने जो है वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, यानी कि इसके मुताबिक आप P की वैल्यू यहाँ पर अगर आप पुट करें, ठीक है, क्योंकि ये P इससे यूँ रिलेट हो रहा है, तो आप सीधी यहाँ पर P की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, ठीक है। मैं इसके अंदर कर देता हूँ, E -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैं P की वैल्यू पुट करता हूँ, ये 1/R क्यूब भी आ जाएगा, वो बाकी सारे स्टेप आप छोड़ दें, 4/3 पाई R क्यूब P, सीधी सीधी वैल्यू पुट करें, कट गया, पाई पाई से कटा, 4 4 से कटा, तो E जो है मेरे पास -1/3 एप्सिलॉन नॉट P के बराबर आ जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकालना है, ये सीधी सीधी आप इसकी ये वैल्यू जो है उसको कैलकुलेट कर लें। अब जो हमारे पास जो पॉइंट्स हैं आउटसाइड, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आया। मीनवाइल द पॉइंट्स आउटसाइड,
अब इसी तरह जो पॉइंट्स हैं आपके आउटसाइड, अब जो चार्ज है हर स्फीयर के ऊपर, द चार्ज ऑन ईच स्फीयर इज कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर। तो वो उसके सेंटर के ऊपर जो है वो कंसंट्रेटेड है। तो अब जो हमारे पास यहां पर V होगा, ठीक है, यानी कि जो डाइपोल की वजह से जो V है, जो ठीक है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल, तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ड्यू टू डाइपोल वो बराबर होता है P डॉट R ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, R स्क्वायर के, यानी कि इसको लिख सकते हैं 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P डॉट R ओवर R स्क्वायर। ये पोटेंशियल होता है। अब यहाँ पर जो D है वो एक स्मॉल फ्रैक्शन है ऑफ एटॉमिक रेडियस, ये जो dr, इट इज ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ एटॉमिक रेडियस। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब ये जो मैंने रिलेशन लिखा था ना, ये वाला, ये मैंने अभी यहाँ पर डायरेक्ट यूज़ कर दिया, लेकिन ये मैं एग्जांपल, ये 4.3 मैंने किया, ये एग्जांपल 4.2 के अंदर ये सॉल्व हुआ है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जब मैं आपको एग्जांपल 4.2 करवाऊंगा तो फिर आपको पता लग जाएगा कि ये रिलेशन हमारे पास जो पोलराइजेशन और डाइपोल मूवमेंट के दरमियान में है ये किधर से आया। यहाँ पर अभी हमने फिलहाल इसको डायरेक्ट ही यूज़ किया है इस एग्जाम्पल के अंदर कि जब हमने किसी दो यूनिफॉर्म स्फीयर्स, चार स्फीयर्स जो हैं उनको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया है, यानी कि हमने दो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही रखा, हमने दो यूनिफॉर्म जो पोलराइज्ड यानी कि पहले से पोलराइज हुए हैं वो स्फीयर कंसिडर किए हैं और उन स्फीयर्स की इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल जो है वो कैलकुलेट किया है। तो जो आउटसाइड पॉइंट्स हैं उनके लिए तो पोटेंशियल ऐसे ही होगी जैसे कि पोटेंशियल होती है डाइपोल की, लेकिन इन साइड जो है वो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको कैलकुलेट करके देखा है और वो -1/3 एप्सिलॉन नॉट P के बराबर जो है वो निकली है। ठीक है, इन इस यूनिफॉर्मली पोलराइज्ड स्फीयर के लिए, जिसका एक पोर्शन जो है वो पॉजिटिव स्फीयर की तरह बन जाता है और एक पोर्शन जो है वो नेगेटिव स्फीयर के। तो ये जो अब ये वाला रिलेशन यहाँ पर आया है इसको मैं आपको फिर 4.2 जब एग्जांपल एक्सप्लेन करूँगा तो आपको समझ आ जाएगी कि ये रिलेशन किस तरह आया है। तो यहाँ पर अभी मैं जो है इसको लेक्चर को एंड करता हूँ। तो अब नेक्स्ट जो है वो हम फिर पहले तो समझेंगे एग्जांपल 4.2 को, ताकि आपको समझ आ जाए कि ये रिलेशन जो है वो किस तरह आया है, और उसके बाद फिर हम देखेंगे द फील्ड इनसाइड ए डाइलेक्ट्रिक, जो हमारा नेक्स्ट होगा लेक्चर उसके अंदर। तो बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।